ओनली गॉड इज़ ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर। आज मैं आपसे बातचीत की एपिसोड नंबर 6 में बात कर रहा हूँ, और इसमें पिछली 5th एपिसोड में अदलिया कंजरिया के नाम से के उन्वान से पार्ट 1 आपको पेश किया गया था। आपको कुछ तफसीलात बताई गई थी अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, which is basically a underworld too, like a GHQ agencies and gangs like a police। ये कोई खिदमत के लिए अदारे नहीं है, ये धंधे के लिए अदारे हैं। एक तो स्टेट ने इन अफराद को जो इसमें काम कर रहे हैं उनको नौकरियां दी, उनके अखराजात अपने ज़िम्मे ले लिए, उनके मेडिकल, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट अपने ज़िम्मे ले ली, और यही जो है बाकी अवाम की इज्जत जान माल लूट रहे हैं। और तमाम अदारों के खिलाफ हम जुडिशरी में जा सकते हैं, और जुडिशरी इतना बड़ा जराइम का गढ़, जो सिलसिला मैंने आपको बताना शुरू किया लास्ट एपिसोड में, मैंने आपको जो बताया पार्ट 1 में। आज मैं कुछ तफसील बताऊंगा। लास्ट एपिसोड में कुछ मैंने जो बातें की, मसलन मैंने बताया कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो मेरे एक मुकदमे में, गालबन 2016 की बात है, 2016, तो मैंने एक मुकदमा, नहीं 2016 का, ये मुकदमा 2016 का नहीं है, ये मुकदमा 2011 के करीब का होगा, जब ये चीफ जस्टिस था। अब मेरे पास इस वक्त उसकी कॉपी नहीं, किसी महफूज मुकाम पे पड़ी है, जो कि मेरी रिहाइश पे भी पुलिस और एजेंसीज ने रेड्स करके, MI ने, CTD ने, पंजाब पुलिस ने, वीडियो पे वो अवेलेबल भी हैं CCTV फुटेजेस के, कैसे वो इलीगली अंदर घुसे, नो कोर्ट ऑर्डर्स नथिंग, और कैसे डकैतियां मारी, कैसे कैश अलमारियों से निकाला, वो कैसे वो मौजूद हैं पुलिस स्टेशन समनाबाद में। कंप्लेंट्स मेरी सारी 2017 में 2 जनवरी को जब MI और CTD ने किडनैप किया, वो भी मौजूद है हर जगह। और फिर ये पिछले 3 साल में जो 12-14 वकूए मेरे घर पे लुच्चे लफंगों से अटैक कराए, और उसकी आड़ में पुलिस और एजेंसीज मेरे घर घुसती रही। कभी कोई SP घुस रहा है, कभी कोई डिप्टी और SHOs घुस रहे हैं, कभी कर्नल घुस रहे हैं, कर्नल राशिद ISI का, कर्नल आतिफ, और कभी कोई घुस रहे हैं, कभी कोई घुस रहे हैं। ये सब मौजूद है, वीडियोज है सब, और मुझे कहीं से जस्टिस नहीं मिला। तो इसी दौरान मेरा जो हेडक्वार्टर शारपाई का, उससे पहले जब ड्यूरिंग द स्टे ऑर्डर इलीगली उसको डिमोलिश किया गया, नक्शे में अमेंड करके मेट्रो बस में लाके, उसमें से जो करोड़ों रुपए का सामान लूटा, LD और पुलिस और इन अदारों ने मिलकर ट्रक के ट्रक भरे और बिल्डिंग को डिमोलिश किया मोर देन 70%। और उसके बाद उसमें से जो रिकॉर्ड मेरा सारा ले गए, जो एविडेंस आज तक इकट्ठे किए थे वो उठा के ले गए। सडन ट्रैक था, मैं वो साइड पे ना कर सका, तो जो थोड़ा बहुत बचा खुचा अटैक है वो मैं दाएं मैं किसी ना किसी के पास रखवाता फिरता हूँ। तो मैं अब ये प्रोग्राम करने लगा तो ख्याल है उसकी कॉपी मंगवा लेता, आपको दिखाता वो मुकदमा था। बहरहाल वो मुकदमा ये था कि मेट्रो बस की आड़ में जब इन्होंने इलीगली बहुत सारी बिल्डिंगें, और जिनको पेमेंट भी नहीं की, सेटलमेंट भी नहीं हुई, गुंडागर्दी करके बिल्डिंग्स गिरा दी। आप सोचें, जिन लोगों से ये वकूआ नहीं है, सोचे कि अचानक आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाए और कहें हमें सरकार को यहां कुछ बनाना था, अचानक गिरा के आपको बेघर कर दिया जाए। ना आपसे पहले सेटलमेंट की, ना आपको पैसे दिए। 70% लोगों के साथ ये हुआ, जिनके हाथ पड़ते थे, जिन्होंने माल लंबा पटवारियों और तहसीलदारों को और ACO को और DCO के दफ्तरों में लंबा माल लगाया, उनको कुछ को पैसे पहले मिल गए, कुछ को डिमोलिश के साथ ही मिल गए, कुछ को अब तक नहीं मिले। तो मेरी जब हेडक्वार्टर, इन्होंने सोचा शारपाई हेडक्वार्टर को कभी मंगाओ, हेडक्वार्टर ही इसका उड़ा दो, तो स्टे के दौरान इन्होंने ये मामला किया, जिस पर मैंने फौरी फिर हाईकोर्ट में मुकदमा दहशतगर्दी का और इलीगल डिमोलिश और सारा हाईकोर्ट से रिव्यू किया। तो जस्टिस अब्दुल समी ने पर्चे का ऑर्डर कर दिया, जिसमें नॉमिनेट था कमांडर लाहौर ऑफिस, और नॉमिनेट था CM शहबाज, नॉमिनेट था CCPO लाहौर नामजद,
और नॉमिनेट थे एलडीए का डीजी आहत चीमा और काफ़ी सारे जो थे 150 लोग, ये सारे नॉमिनेट थे पर्चे में। वो पर्चे का ऑर्डर हो गया, पर्चा तकरीबन दर्ज समझ ले ऐसे कि वो एसएचओ को हाईकोर्ट की वजह से, क्योंकि साथ बैल ऑफ आए खासा शोर पड़ा, तो उन्होंने रब्ट की शक्ल में दर्ज करके इलाका मजिस्ट्रेट को डायरी लगवा के मुझे कॉपी दे दी। मजिस्ट्रेट को एसएचओ ने लिखा कि मामला ये ऐसा है कि इसमें कोड भी के स्टे भी मौजूद थे और स्टेट पूरी की टेररिज्म शामिल हो रही है, तो इसकी सेक्शंस आप लगा के दें। उसके बाद मुझे कहा गया कि मियां साहब अगर आप शोर डालेंगे तो हम मजिस्ट्रेट से ही खारिज करा देंगे, सानू वर्तन दे ना सारे लोगों को। और भी मैं एक और बात बताऊंगा कि मैंने इसे 2008 में एक वापडा पे पर्चा करवाया, मुल्क की तारीख में पहला, तो बड़ा जाली अकाउंट्स और मीटर चोरी वगैरह का, 208/8 पुलिस स्टेशन समनाबाद में। एक्सीएन एससी चीफ इंजीनियर नामजद थे। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन अफसर को शोर डाला कि इनको पकड़ दे, क्यों नहीं पीओ करके छोड़ दिया, कहता है एजेंसियां तो सानू वर्तन दे ना अफसरां नू, एजेंसियां दे, अदारियां दे, फौज दे, पुलिस दे बड़े बिल पेंडिंग होंगे ने, इन्हां नू वर्तन दे नहीं तो खारिज कर देंगे पर्चा। ये एक सब इंस्पेक्टर मुझे तड़ी दे रहा है, वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। इसी तरह मेरे साथ जितने भी रियासती इदारों ने जराइम किए, मैंने पर्चे कराए और किस तरह वो फायदे उठाते हैं। जैसा मैंने यूबीएल पे 2-3 पर्चे कराए, 3 पर्चे कराए, फिर डिग्री हुई मेरे हक में 5 करोड़ रुपए की, जो इन्होंने जालसाजी मेरे अकाउंट्स में की जनरल मुशर्रफ और कोर कमांडर लाहौर और आईएसआई के कहने पे। तो वो कोर्ट में मेरे हक में हुआ, 5 करोड़ मुझे देने की बजाय मेरे साथ दहशतगर्दी शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट में मुझे फंसा लिया, जिसका पिछली दफा मैंने जिक्र किया था। वो बहुत बड़ा केस है। उसमें यह था कि जो मुझे सोर्सेज ने इतला दी थी तब कि जनरल पाशा ऑफ डीजीआईएसआई ने अरबों रुपया पकड़ा और भी जजों को पकड़वाया, पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ा। वो तो खैर मैं गवाह हूं ना, पुलिस का इम्तियाज सर्वर था डीएसपी इस्लामपुरा, 2 लोग मेरे साथ गए वहां। उसने खुली बात की, उसने कहा यह पर्चा मैं खारिज कर दूंगा, सेटलमेंट कर लो। मैं कहा क्या सेटलमेंट कर लूं? कहता वो जो डिग्री 5 करोड़ की हुई है वो यूबीएल को हुक्म देते हैं, आपको ऑफ द रिकॉर्ड लाके दे देते हैं पैसे, 2.5 करोड़ यहां रख दो हमारा पुलिस अफसरों का, 2.5 तुम ले जाओ। मैं कहा यार मैं तुम्हें दे दूंगा 2.5, लेकिन इनको डंडा दो। अगर तुमने डंडा देना है, गिरफ्तार नहीं करना चाहते तुम डायरेक्टर्स को यूबीएल के, तो इनको कहो कि कोर्ट में जाके जमा कराएं। मैं हराम नहीं करना हलाल को कि मैं कोर्ट से केस वापस में वहां पे खत्म करा दूं और यहां मैं ऑफ द रिकॉर्ड ले लूं 5 करोड़। वो मैंने काम नहीं करना। मैं आपसे, मैंने कहा इम्तियाज सरवर डीएसपी, मैं आपसे वादा करता हूं, हलफ उठाता हूं कि मैं आपको 2.5 करोड़ दे दूंगा मैं अपने पैसों से, और मुझे कहते हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे इंसाफ दिला दो, खुदा का वास्ता इंसाफ दिला दो। मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली हर अदारे से ये तय कर लिया है जीएचक्यू ने कि सब कुछ छीन लो, सब बंद कर दो, उसका नाम भी छीन लो, इसकी तरीन भी छीन लो, इसका सारा कुछ छीन लो। हर चीज की एविडेंस है मेरे पास। मेरी गाड़ियां छीन ली जाती हैं, गुंडे मुझे गन पॉइंट पे छीन लेते हैं, कोई चोरी हो रही है, कोई शुमाली चौनी से चोरी हो रही है, कोई सेशन जज के अंदर से करोला एक्सोलाई मेरी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, गन पॉइंट पे मुझसे आमिर होटल के बाहर गाड़ी छीन रहे हैं। मतलब हर चीज इससे छीन लो, एक अकेला कर दो हर तरफ से लड़ा झगड़ा के। ये एक जो सिलसिला चल रहा था, तो वो मैंने डिप्टी कहला नहीं है, ठीक है चलो हम फिर अखराज रिपोर्ट लिख देते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। उसने अखराज रिपोर्ट लिख दी उस पर्चे की। बहरहाल मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने डिसएग्री कर दिया। वो बैंकिंग कोर्ट के जिस जज ने, या सेंट्रल जज था, उसने पहले तो घेर पूरा लगाया, उन्होंने कहा पेश करो चलान, ये वो। जब उसको मेरा ख्याल माल लग गया तो उसने भी गोल कर दिया उस केस को। पहले तो उसने लकीरें निकलवा दी ना, उसने तलब कर लिया प्रेसिडेंट बैंक का सारे कि ये पर्चा खारिज कैसे हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंक के अकाउंट्स में फ्रॉड है। एक तो ये मामला मैं आपको बता दूं कि ऐसे सौदे होते हैं लोगों के, आम लोगों के भी। पुलिस क्या कर रही है, लोगों की लड़ाइयां थाने जाती हैं, दोनों तरफ से दिहाड़ी शुरू, फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं। लड़ाई बढ़नी चाहिए, गाहक बढ़ने चाहिए, एक केस में 50 बनने चाहिए, खत्म नहीं होने देते। ये ऐसे खबीस और हरामजादे और दहशतगर्द है पुलिस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा। अच्छा मैं बता दूं, मैं एजेंसियों के खिलाफ बहुत बोलता हूं, एजेंसियां तो खुफिया है ना, डायरेक्ट तो कोई इख्तियार नहीं, गन पॉइंट पे गुंडे की तरह उठा के तो कोई भी ले जाए ना। पुलिस ज्यादा खतरनाक है और सबसे पावरफुल है। कैसे? एफआईआर का इख्तियार इनके पास, बट ये जाहरी एजेंसी भी है, खुल के ओपन गुंडागर्दी करने वाली, लीगली इख्तियार, और खुफिया भी है। स्पेशल ब्रांच के अलावा आप हर थाने का नेटवर्क मौजूद है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में। हर किस्म का जुर्म उन टाउटों के जरिए दिहाड़ियां मुस्तकिल मंत्री लगाते हैं और बड़े बड़े लुच्चे लफंगे इनके टाउट बन जाते हैं, उनको बना लेते हैं
फिर उनको भी मुकदमात में फंसाती है ताकि वो उससे निकले ना इनके कंट्रोल से। तो मेरे साथ भी इस इलाके के लुचर बोंगों से मेरी वालदा पे हमारे ऊपर जो हमले किए उसके क्रॉस वर्जन पड़े हैं, कहते हैं हमने एंटर नहीं करने क्योंकि हमारे पुलिस अफसर भी फंसेंगे, नहीं करने। और यही पुलिस का वतीरा है इतने अरसे से मेरे साथ। अच्छा, वो जो केस मैंने बताना था कि मैं केस करने जो मैंने पिछली कोर्ट में भी लोगों ने मैसेज किए हैं कि वो केस जो तफसील थोड़ी सी बताएं जो आप मेट्रो बस के हवाले से बता रहे थे जिसमें चीफ जस्टिस ने जालसाजी की। और वो ये था कि मैंने जब खबरें जारी की और मैंने जब पर्चे का ऑर्डर लिया शहबाज पे और कोर कमांडर पे सब पे, तो फौज ने जो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तानी चेयरमैन था, ट्रांसपेरेंसी तो अच्छा अदारा होगा लेकिन जो पाकिस्तानी चेयरमैन था उससे मामला तय किए, मुकमका किए कि तुम ना जल्दी से इसकी एक इंक्वायरी शुरू करके तो क्लीन चिट बना दो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ। बड़ा शफाफ मंसूबा था। उसके लिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, इश्तिहार ऐड दिया, जरा गौर से सुनिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा अवामुन्नास के लिए, यानी एनीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानी अगर यह समझता है कि उसके पास कोई सबूत है मेट्रो बस में फ्रॉड का तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 2 या 3 दिन का टाइम दिया, उसमें दे दे। मैंने उसके चेयरमैन को फोन किया, मैंने ईमेल्स भी की, मैंने इनके जर्मन ऑफिस को, हेड ऑफिस को भी ईमेल की। मुझे कहा गया आपसे एविडेंस नहीं लेने। मैं कहा भाई 30 अरब का मंसूबा नहीं है, 100 अरब के फ्रॉड के सबूत दूंगा, ना दूंगा तो मुझे चौक में लटका देना। ट्रांसपेरेंसी ने कहा आपसे एविडेंस नहीं लेने। मैंने जल्दी से हाई कोर्ट में रिट दायर की, हाई कोर्ट में रिट दायर की। मियां मोहम्मद अजहर अमीन वर्सेस नंबर 1 रिस्पोंडेंट मुलजम नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हुकूमत पंजाब। रिस्पोंडेंट नंबर 2 मुलजम नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये मैंने जब दायर कर दी रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो जहां ब्रांच में, तो मेरा रेगुलर नंबर लग गया रिट का। बात बड़ी लॉजिकल थी ना कि उसमें मैंने पैरे लिखे थे कि मैं सबूत देना चाहता हूं, हाई कोर्ट हुक्म दे पंजाब हुकूमत को और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि मुझसे सबूत लो, क्योंकि मैंने कहा कि कोर्टें तो सारा दिन रोती हैं कि एविडेंस नहीं होता इसलिए मुलजम छूट जाते हैं, मैं देता हूं एविडेंस। यह रिट का नंबर लग गया। अच्छा, उस दिन हफ्ते का दिन था, सैटरडे को अदालतें बंद होती हैं पर केस दायर होते हैं, अमला बैठा होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। मुझे ये दायर करते करते 3 साढ़े 3 हो गए। अच्छा, आईएसआई को जब पूरी तरह पता चला मैंने क्या रिट कर दिया तो इन्होंने फौरी चीफ जस्टिस को फोन किया, जो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि फोन चला गया चीफ जस्टिस को। इतने में एक डिप्टी रजिस्ट्रार ने मुझे चाय के लिए बुला लिया, मैं बैठ गया। 1.5-2 घंटे गुजर गए, मुझे बैठे 4:30-5 होने वाले थे, कोर्टों का टाइम भी खत्म हो गया था, ऑफिस टाइमिंग। तो चीफ जस्टिस की इत्तला आया इमरजेंसी में। बहरहाल इसने, मैंने आपको पिछली उसमें तफसील बता दी पार्ट 1 में, कैसे इसने कोर्ट खिलाई, क्या हुआ, इसने कैसे जालसाजी की और केस को उसको काट दिया रेगुलर लिस्ट से। फिर मैंने नोट दिया इसके जाने के बाद ऑब्जेक्शन केस के तौर पे लगाओ। ऑब्जेक्शन केस के तौर पे डिप्टी चीफ जस्टिस नंबर 2 पे जो है उसके पास ये केस लगा एज ऑब्जेक्शन केस। वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था पार्ट 1 में, अदलिया कंजरिया पार्ट 1 में, कि वो अगर ऑब्जेक्शन सस्टेन हो जाए, वो कायम रखे ऑब्जेक्शन नीचे वाले रजिस्ट्रार का, तो आपका केस किसी रिकॉर्ड में नहीं आता, असल फाइल ही आपको वापस कर देते हैं। खैर मैंने तो बहुत बड़ा रफड़ डाला, इतना तूफान डाला कोर्ट में कि मैंने फाइल नहीं ली और मैंने कहा पर्चा करा दूंगा, फाइल आगे पीछे हुई। उनको फिर उस फाइल को किसी एक दूसरे जज के पास लगाना पड़ा कि इसको रिकॉर्ड में रखने की इजाजत दे दें। फिर मुझे उसकी अटेस्टेड कॉपी मिल गई, वरना मिलती नहीं है अटेस्टेड कॉपी। बहरहाल जब लगा ऑब्जेक्शन, ऊपर बाल भी जाएंगे, खवातीन पता नहीं कैसे बाल संभालती हैं, मैं तो बड़े करके फंस गया हूं। अच्छा तो अच्छा, अब अपना चीफ जस्टिस ने अगले दिन लगा, वो गालबन था जस्टिस सईद जफर था, आई थिंक, मुझे नाम याद आ रहा है, रिटायरमेंट के करीब था। उसने भी लगता है बहुत बड़ी दिहाड़ी लगा ली होगी। सारे पाकिस्तान का मीडिया वहां मौजूद था और खबर किसी को लगाने नहीं दी। ये आज मैं पूछता हूं मीडिया को कि मेरी इस लेवल की दर्जनों खबरें रोकी गई हैं, जो लेवल, ये खबर देख लें जरा हाईकोर्ट की कितनी बड़ी खबर है, कौन सा मुकदमा चल रहा है और फिर उसमें डिसीजन कितना इलीगल है, खबरें साफ रुकवाई गई। मीडिया सारा मौजूद था। मुझे कहते थे हाईकोर्ट के आधे तो शागिर्द थे मेरे वहां पे, हाईकोर्ट रिपोर्टर्स जो मेरे पास काम करके दूसरे अदारों में गए हुए थे, कहने लगे सारा आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन ऊपर से यहाँ हाईकोर्ट के पीआरओ के जरिए जो पूल बना हुआ है और जो वो और वकला
कहते हैं मारेंगे पकड़ के हमें अगर हम आपके मतलब खबर लगाएंगे, वो भी मारते हैं, अंदर कवरेज करने नहीं आने देते। जजेस ने भी मना कर रखा है पूल में। और फिर GHQ, ISPR, ISI, DGPR, फेडरल सेक्टर इंफॉर्मेशन, PID, ये सब अदारे हम बीट रिपोर्टरों को भी और मालिकों को भी कैसे कंट्रोल किया होता है आपको पता ही है, लेना देना भी इनके साथ ही होता है। तो वो खबर बाद में नहीं लगी थी। अच्छा, बहरहाल वो सोशल मीडिया पर तो जारी हो गई थी। उस न्यूज में उसमें यह हुआ कि चीफ जस्टिस मुझे कहता है, वो डिप्टी चीफ जस्टिस, कि जी ऑब्जेक्शन कैसे गलत है। मैं कहा जज साहब इसमें क्या मामला क्या है? पहले बात तो मैं कहा जज साहब ये रेगुलर लगी थी, वो फार्म देख ले, अर्जेंट फॉर्म, उस पर कटिंग हुई है और वो नंबर जो रेगुलर रिट पिटीशन का था काटा गया। पहले तो इसकी भी इंक्वायरी कराएं। कहता है आप इसको छोड़ें, हमारी इंक्वायरी कराओगे। उसके बाद मुझे उसने कहा, उस करप्ट जस्टिस ने, कि जी कहने लगे ऐसे तो हर कोई उठ के मैंने सबूत देने हैं तो अब 22 करोड़ लोगों की बात सुनेगा। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस मिस्टर, ऐसे उसको नहीं कहा, दिल में कहा उसको। मैंने कहा सर आप कितनी जुल्म की बात कर रहे हैं जनाब हजूर, जनाब जस्टिस साहब आप कितना जुल्म कर रहे हैं। इश्तिहार में लिखा अवामुन नास में से किसी के पास है, एनीबॉडी फ्रॉम पब्लिक। तो जज साहब ने कहा नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा चले, मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं एक सहाफी हूं और इंटरनेशनल सहाफी हूं और पाकिस्तानी और अमेरिकी अखबारात का और न्यूज एजेंसी और अदारों का चीफ एडिटर हूं, पाकिस्तान के वाहद लिमिटेड लॉ चैंबर का, जस्टिस लॉ चैंबर का चेयरमैन हूं, मैं एविडेंस देना चाहता हूं। अच्छा, उसने अपने डिसीजन में लिखा हुआ है कि अजहर अमीन ने यह भी कहा कि मैं चीफ एडिटर हूं, मैं नहीं मानता फिर भी। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं, ओनली एग्रीव्ड पर्सन कैन सबमिट। मैं कहा ठीक है, मैं एग्रीव्ड पर्सन भी हूं, अब अवाम नोट करे। उसने कहा मुतासरा फरीक होना जरूरी है शहादत देने के लिए कि आपके साथ भी इस केस से मुतल्लक कोई तल्लक बनता है। मैं कहा जी स्टे ऑर्डर के दौरान मेरी बिल्डिंग को डिमोलिश किया, हेडक्वार्टर को, खबरसां एजेंसी शारपाई को, और 4 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग को डिमोलिश किया। स्टे ऑर्डर मौजूद था और मुझे अग्रीव्ड पर्सन मुतासरा फरीक आप ही की हाईकोर्ट के आपके साथी जज ने तस्लीम किया। कहते हैं कहा किया? मैं कहा जी ये जस्टिस अब्दुल समी का कोर्ट ऑर्डर है जिसमें उन्होंने पर्चा करवा दिया मुझे, दैट इज ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड। पढ़ा देखा, कहते हैं अच्छा मुझे अब आप टाइम दे। मैं और भी कई बातें हुई बड़ी, मैं अब आपको बताऊंगा तो फिर ये टपेंगे कि कोर्ट में जो इन्होंने गंदी बकवास इन्होंने कि जी अपना नहीं हम करते और फलां बड़ी बातें। बल्कि मुझे याद है मैंने इसको वहां पे कहा कि जनाब आप ज्यादती नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान में वाहिद सहाफी हूं जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल एक्रीडेटेड मेंबर है। और आवाम को मैं बता दूं, मीडिया को तो पता है, एक्रीडिएशन कार्ड देता है आपके DGPR या PID यहां पे पाकिस्तानी सहाफियों को। उसकी इतनी वैल्यू है, हालांकि उसकी कोई औकात नहीं मैं समझता। मुझे याद है मैं बनवाता ही नहीं था तो 98 में मुझे चाय पे बुलाया DGPR शुएब बिन अजीज, वहां जमील अतर साहब जुर्रत अखबार के चीफ एडिटर बैठे, बड़े हैरान हुए कि ये यंग सा लड़का है बिल्कुल, और इसको कैसे 27-28 साल मेरी उस वक्त एज थी, तो कैसे अपना इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमें लिफ्ट नहीं कराते पुराने एडिटर्स को, क्योंकि उनको पता, इसलिए लिफ्ट नहीं कराते कि वो अतर साहब का तो मुझे पता नहीं, ज्यादातर इन्हीं लोगों से पैसे बेचारे लेके गरीब घरों के आते हैं जर्नलिज्म में, उनको ये पैसे देके प्रमोट करते हैं तो वो कहां देख सकते हैं। तो मुझे कहने लगा मियां साहब शुएब बिन अजीज ने कहा, वहां से मेरी दोस्ती इसकी क्लोज हुई थी। मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि मुझे उस पर पर्चा दर्ज करवाना पड़ा जब वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पे, जनरल परवेज मुशर्रफ पे, कुछ जर्नैलों पे, CCPO जवेद नूर था तब उस पे, दीगर पुलिस अफसरान पे, 11 पुलिस अफसरान पे, और मुझे उसमें शुएब बिन अजीज पर भी इसलिए पर्चा दर्ज कराना पड़ा कि उससे कुछ इलीगल काम करवाए ISI ने और ISPR ने और फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अनवर महमूद ने ब्लैकमेल करके, तो वो मुल्ज़म तो बनता था। तो वरना मेरे ख्याल में मेरी रिस्पेक्ट जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स में जिसने की सबसे ज्यादा उसी ने की। और मैंने खैर पुलिस को हमेशा ये कहा कि मैं इसको अरेस्ट नहीं करवाना चाहूंगा, इसको सिर्फ सरकारी गवाह बनाना चाहूंगा क्योंकि ये बंदा अच्छा है। खैर तो मैंने जस्टिस साहब को कहा, उस वक्त मैंने ये पेज ये दिखाए उनको, ये देखें, ऐसे ही मैं कागज प्रिंट ले गया था
ये यूएनओ से जारी होने वाला मुझे कार्ड है, ये 2003 में जारी हुआ, ये 2004 में साल बाद रिन्यू हुआ, यानी मैं परमानेंट एक्रीडेटेड मेंबर। ये इन पीआईडी चीफ अपना पीआईओ प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर पाकिस्तान पीआईडी का था अकरम शहीदी, ये उसने मेरा जारी किया हुआ था प्रेस, और ये थी 3 साल के लिए जारी हुई थी, मुझे हर 3 साल बाद रिन्यू होती थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से शार्प आई खबरसां एजेंसी को उन्होंने तस्लीम किया, इंटरनेशनल एजेंसी, और मेरे अंग्रेजी अखबार दी ईस्ट को तस्लीम किया। मशरिक को यूएनओ ने तस्लीम किया और ईस्ट को और शार्प आई को किया। तो अपना ये भी मैंने उसको बताया, मैं कहा मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है। तो कहने लगे कि अच्छा 5 बजे तक टाइम दें। जब मैंने वो कहा कि हाई कोर्ट ने मेरी तो लोकस स्टैंड आई, मेरी अग्रीव पर्सन होना एक्सेप्ट किया हुआ है, 5 बजे उसने अंदर से ही बाहर कह दिया रीडर को कह दो कि खारिज है, यानी कि ऑब्जेक्शन सस्टेन रखा जाता है, आपका यह मुकदमा नहीं लगाया जाएगा रेगुलर कोर्ट में, नहीं सुना जाएगा और आपको सबूत देने का इजाजत नहीं दी जाएगी। हां, कोर्ट में मैंने एक और बात की, मैं कहा सर आप 5 बजे तक का टाइम मांग रहे हैं, मुझे पता है अंदर से जवाब आ जाएगा। कोर्ट में कहा, मैंने निकाले हाईकोर्ट रिकॉर्डिंग उस दिन की। अच्छा, मैंने कहा जज साहब, फौज ने जीएचक्यू रिकॉर्ड जलवा देती है, ब्यूरोक्रेसी और जीएचक्यू। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी कोई सियासतदान रिकॉर्ड नहीं जलवाएगा, जलवाएगा भी तो जलाना तो सरकारी नौकर ने है ना। तो मैंने कहा जी 98 में जैसे पूरे लाहौर की रजिस्ट्रियां जला दी गई, प्रॉपर्टी के कागजात जिला कचहरी में जला दिए गए, क्योंकि लाहौर में फौज ने बहुत लूटमार कर ली थी और ब्यूरोक्रेसी ने भी जमीनों की लूटमार कर ली थी। और फिर दूसरा काम यह कि पब्लिक को कहा कि दोबारा बनवाओ रजिस्ट्रियां, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख प्लाट के साइज के मुताबिक रिश्वत चलती थी। आप असल रजिस्ट्री ले आते थे, वो कहते थे हम नहीं मानते, और उसको कहते थे जुबानी हमें दो, वसूली भी नहीं देते थे रजिस्ट्री की। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको मैं अलहदा बयान करूंगा। तो मैंने कहा कि सर यहां पूरी मीडिया खड़ी है, मैं उसके सामने कह रहा हूं, आपने अगर मेरा फौरी केस लगा के एविडेंस ना दिलवाए तो मेरे पास जो फोटो कापियां एविडेंस की हैं उसका असल रिकॉर्ड तो एलडीए प्लाजा में पड़ा है, वह आग लगवा दी जाएगी। फिर मेरे लिए फोटो कापियां बेकार है, मैं पेश करूंगा तो मुझे कहा जाएगा मुसद्दका लाओ, असल लाओ, और मुझे अंदर दे देंगे। कहने लगा नहीं, ऐसी आग लग जाएगी। 5 बजे उसने मुझे कहा, मेरे बारे हुक्म दे दिया कि अजहर अमीन को सबूत देने की इजाजत नहीं दी जाती। यही मतलब है उसका हुक्म का। आप मुझे बताएं ये अदालतें कितनी बड़ी जराइम पेशा अदालतें हैं, और कुछ देर बाद आग लग गई एलडीए में और सारा रिकॉर्ड जला दिया कोर कमांडर लाहौर ने। उसका मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर शाहिद, मैंने नामजद भी किया था रिट में, वो फ्रंटमैन था, मुझे किसी ने उस वक्त बताया था गालबन के शायद ब्रिगेडियर शाहिद नामी फ्रंटमैन था, जो मेट्रो के सारे मंसूबे की लूटमार आहत चीमे के साथ मिलकर कर रहा था। याद रखें, ये सीएम पीएम कुछ नहीं होते, ना ये इनके पास टाइम होता है, ना ये इन चीजों को देख सकते हैं। ये सरकारी मशीनरी सारे काम करती है, ये तो आते जाते रहते हैं, नीचे सबको पता होता है कि यदि क्यों कहा था। अब आप ये जरा अंदाजा करें, कौम में जिसमें थोड़ी सी भी जमीर जिंदा है वो देखे कि ऐसे काम वाहद साफी जरूरत करता रहा इस मुल्क में और उसको बर्बाद कर दिया। घर में लाशें उठाई हैं बच्चों की। साले हरामी जस्टिसों, पुलिस वालों और फौजियों, शहादतें जो हमने दी हैं वो शहादतें हैं। तुम तो कुत्ते की मौत मरते हो, तुम तो जहन्नमी हो। हरामजादा, पैसे की बुनियाद पे कौम का पैसा लूट के तराने बना बना के कारनामे दिखाते हैं। जरा देखें इनकी करतूतें, कश्मीर फरोख्त कर देती है, उसके बाद बगैरत दल्ले गद्दार कितने लाख रुपए लगा के तराना बनाते हैं, कितने लाख रुपए लगा के तराना बनाते हैं कि जा जा निकल जा कश्मीर से, जा जा वे कश्मीर निकल जा कश्मीर से, ये है हमारी ज़नही फौज, जा जा निकल जा कश्मीर से। बच्चों को और कौम को कहते हैं ये तराना गाओ। और भोसड़ी दिया उसने खुसरे खिलार दिए उत्थे बार्डर ते, फिर अही देंदे रहन ताने माने देंदे रहन। ये ISYPR का अदारा सबसे पहले बंद करना चाहिए। इसने फिल्में बनानी, इसने ड्रामे बनाने, इसने तराने बनाने शुरू किए हुए हैं, इसने मीडिया पे कब्जा सारा कर लिया। अच्छा, पहले कह रहा था कि ये
खवातीन पता नहीं कैसे बाल संभालती हैं। अच्छा बहरहाल, अब आज के लिए इतने ही 2 केस मैंने आप सबको तफसील में बता दिए। कोई है इसका एहतसाब करने वाला इस अदलिया का? क्यों ना मैं आलमी अदालत को पुकारूं, क्यों ना मैं अक़वाम मुत्तहिदा को पुकारूं, क्यों ना मैं बैनुल अक़वामी फोर्सेस को पुकारूं? बताओ मुझे, इसका जवाब दे क्यों नहीं देते? अब मैं नाज़रीन आखिर में आपको अपनी किताब सहाफत से शायरी तक इसकी एक पोएम पेज नंबर 118 रोक सको तो रोक लो। ये गालबन ये जो है मैंने गालबन 2 साल पहले, क्योंकि सेकंड एडिशन में शायद ये शामिल थी, अभी तो फाइनल एडिशन आ गया है ना, जो आपके लिए godism.com पे फ्री ये किताब अवेलेबल है। 500 रुपए की ये किताब फ्री अवेलेबल है। मैं ये आपके लिए पढ़ता हूं। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। टकराया हूं मैं अकेला इस घनौने निजाम के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, लूट मार के खिलाफ। टकराया हूं फिरौनों और जाली निजाम अदल के खिलाफ, गद्दार फौज के खिलाफ, लुटेरी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। रोक सको तो रोक लो। खड़ा हूं जालिमों बनकर चट्टान तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ, कोई गिरा ना सका, कोई ना गिरा सका, करके भी हर जुल्म, हर सितम, हर जुर्म मेरे साथ। सुन लो जालिमो जाबरो नाजायज काब्जो, कर दूंगा खत्म तुम्हारा नामो निशान। खड़ा हूं अब तक अकेला, अंधों को ना आ सकी समझिए अल्लाह की शान। रोक सको तो रोक लो। एजेंसियों को मैं कह रहा हूं, तुम लोग कहते थे आईबी ISI ने कॉन्टिन्यूस क्राइम क्यों रखे कि बिल्कुल सड़क पे ले आवांगे और बीच बीच टच करांगे। हां जी, अब ज्वाइन करते हो, नहीं तो वार फिर फारग। बस 22 साल पहले भी यही लहजा था, यही अंदाज था, यही जुर्रत थी, यही सच्चाई थी, यही ईमानदारी थी, यही इंसाफ था, यही मुखलसी थी। आज 22 साल मुसलसल तुम्हारी दहशतगर्दी छोड़ कर, बर्दाश्त करके, लाशें उठा के, माली तौर पर बर्बाद होके, बैनुल अक़वामी और नेशनल तमाम 8-10 ग्रुप और कंपनीज तबाह करा के, जिनमें 5 लिमिटेड कंपनीज थी, सब तबाह करा के भी मैं हक और सच पे उसी तरह खड़ा हूं। इसे कहते हैं अल्लाह का मौजजा। ये फराटिए बाबियां दे जेड़े मौजजे तुसी लई फिरदे हो, वो मौजजे नहीं होते। इसे कहते हैं खुदा का मौजजा, कि वो दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि ओए मेरी ताकत देखो। एक मरे बंदे नु जिन्हों तुसी मार छड़िया, मैं खिलारिया है ना, ये कहते हैं, इसे कहते हैं खुदा का मौजजा। तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी फौज, तुम्हारी अफसरशाही और एजेंसियां करा दी अल्लाह ने इस गुनाहगार अकेले मामूली बंदे से फेल। और ये घनौने मुजरमों, बद किरदारों, बेइंसाफों, जालिमों, जाबरो, हो जाओ तैयार, खड़ा है अजर अमीन देने तुम्हें सजा बनाने। हो जाओ तैयार, खड़ा है अजर अमीन देने तुम्हें सजा और बनाने इबरत का निशान। रोक सको तो रोक लो। कौन सा जुर्म है जो ना किया हो तुमने करके इस्तेमाल गलत अपना इख्तियार, करके जुल्मो सितम और बेइंसाफी देख लिया तुमने करके हर जुर्म। ना कोई गिरा सका, ना कोई खरीद सका अल्लाह के इस मामूली गुनाहगार सिपाही को। अब तक ना आई समझ तुम्हें कि अब क्या लगा होने तुम सबके साथ। रोक सको तो रोक लो। हैं अब जूते की नोक पर, हो चाहे एजेंसियां, हो चाहे सब एजेंसियां, फौज या अदलिया, तैयार है अज़ाबे इलाही, दी उसने इजाजत आज मुझे यह बताने की। ओए बेखबर जालिमों, हूं मैं कौन, जल्द हो जाएगा तुम सबको मालूम। है ये फैसला खुदा, गुजर गया हर वक्त इंतबा, अब ना होगी कबूल किसी की दुआ। रोक सको तो रोक लो। ये 2 साल पहले इस किताब में शामिल हुई थी, सेकंड एडिशन में या थर्ड में। अभी तो ये फाइनल एडिशन आ चुका है।
आप इसे godism.com से बेशक डाउनलोड कर लें। ये 500 की बुक आपको फ्री अवेलेबल कर दी गई है। और आज एक और भी मेरा जी चाह रहा है छोटी सी शामिल कर लूं, जो आज बातें हो रही हैं उससे रिलेटेड ही है जी। सफा नंबर 130 पर है, नापाक फौज। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज। मैं यहां फौजी जवान से पूछता हूं कि तुम्हारे अफसरान हम सहाफियों से डिक्लेरेशन के लिए बयान अल्फी मांगते हैं, स्टैंप पेपर पे बयान अल्फी, कि हमें और जजों को, फौज को और जजों को नबी और अल्लाह के बराबर तस्लीम करो। बस मैं इतना ही अभी इस पे कमेंट करूंगा। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज, जो मैंने नहीं दिया है। ये मंशियात फरोश गद्दार फौज है, ये वतन फरोश गद्दार फौज। बेचकर कश्मीर देखो बेशरम कैसे अकड़ती है ये नापाक गद्दार फौज। खा गई सारी जमीन आज खुद जो थी इसकी जेरे हिफाजत, खा गई सारी जमीन आज खुद जो थी इसके जेरे हिफाजत। पाकिस्तान की प्लाटिंग करके ये हरामजादे बेच गए हैं सारे मुल्क को, प्लाटिंग करके पाकिस्तान की ये फौज बेच रही है ये ऐसी चोर डाकू मक्कार फौज, कब्जा ग्रुप जालिम लुटेरी फौज। लूट कर मुल्क की इज्जत जान माल, हो रही है मुल्क से फरार ये फौज। आप देख रहे हैं कितने जर्नैल, कितने ब्रिगेडियर, कितने कर्नैल, कितने मेजर मुल्क से अरबों खरबों लूट के फरार हो रहे हैं। आखिर में सारा मुल्क इन्होंने बाकी भी बेच जाना है। बचा भी तो पंजाब की हद तक बचेगा पाकिस्तान, जो मैं 2003 से कह रहा हूं। सुन लो कौम के मुजरमों गद्दारों, आता है योमे हिसाब एक रोज, क्योंकि अगर ना हुआ तेरा इत्तिसाब तो अल्लाह कहलाएगा जालिम बहुत। क्योंकि अगर ना हुआ तेरा इत्तिसाब तो अल्लाह कहलाएगा जालिम बहुत, बेइंसाफ बहुत। खुले और नंगे जराइम है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, फौज के खुले और नंगे बच्चा बच्चा जानता है ना। फिर भी अगर अल्लाह ताला नहीं करेगा, इनका इबरत का निशान नहीं बनाएगा, तो फिर उस खुदा के मुतल्लिक क्या राय कायम की जाए, मैं आवाम पर छोड़ता हूं। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज। आज इतना ही। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब, मालिक को जिस नाम से भी पुकारें। अच्छा, यहां मैं छोटा सा ऐड कर दूं, बाज लोग कमेंट करते हैं या मैसेज मुझे करते हैं कि जी वो अल्लाह को तो सिर्फ अल्लाह कहना चाहिए, गॉड नहीं कहना चाहिए और ये वो। तो मैं ये बता दूं कौम को, ये खाम खा दुकानदारियां और बदमाशियां शुरू की हुई हैं हर एक ने जी, हम ज्यादा सुपीरियर हैं। भाई दुनिया का एक मालिक हमने अंदाजा लगा लिया, सारी दुनिया ने इस बार मुत्तफिक हो गए कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। अपनी अपनी जुबान में उसको लोग नाम रख दिए। अंग्रेज ने उसका अंग्रेजी में नाम गॉड रख दिया, अरबों में जो लोग थे उन्होंने अरबों ने अल्लाह रख दिया अरबी जुबान में, उर्दू में हमने खुदा रख दिया, पंजाबी में रब्बा रख दिया। वो नहीं पिंडों में कहते आयो रब्बा है। हिंदी जुबानों में ईश्वर या भगवान के नाम से पुकारते हैं मालिक को। तो जहालत अब कैसे दूर करें? मजहब के नाम के ऊपर ऐसी ऐसी जहालतें हैं कि मरने मारने पे, कत्ल गारत पे जाहिल लोग उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पे समझ होती नहीं, डेप्थ में जाते नहीं उसके। ओनली गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है। इल्ला अल्लाहु अकबर।